ये दुनिया रहस्यमयी जगहों से भरी हुई है जिन्हें आप ऊपर से गूगल अर्थ का यूज करके देख सकते हैं, लेकिन वहां चल क्या रहा है और क्यों? मैं हूं डेरेक मुलर, एक वैज्ञानिक, टीचर और एक फिल्म मेकर। मैं इन रहस्यमयी जगहों पर जाकर इनके राज खोलने वाला हूं। आप बस एक लोकेशन पिन कीजिए और मैं वहां निकल पड़ूंगा। आज मैं हूं यूटा के रेगिस्तान के बीचों बीच। यहाँ चारों ओर बलुआ लाल पत्थर की चट्टानें, झाड़ीदार पौधे हैं। लेकिन मैं यहाँ इनके लिए नहीं आया हूं। जो मैं ढूंढ रहा हूं वो इस पहाड़ी के ठीक ऊपर होना चाहिए। यूटा के रेगिस्तान के बीच में नीले इलेक्ट्रिक तालाब हैं। जब मैंने पहली बार इन्हें गूगल अर्थ पर देखा तो मेरे दिमाग में कई सवाल आए, जैसे ये क्या है, ये यहाँ क्यों है और ये रंग बदलते क्यों रहते हैं। किसी को लगा कि ये नासा का एक टॉप सीक्रेट मिशन भी हो सकता है, इसीलिए इन्हें बस स्पेस से ही देखा जा सकता है। तो किसी का कहना था कि ये बस स्विमिंग पूल भी हो सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, ये क्या है? ये जियोथर्मल एनर्जी से रिलेटेड लगते हैं। ये जमीन से निकलने वाले गर्म झरने भी हो सकते हैं। मुझे तो लगता है ये किसी तरह का साइंस एक्सपेरिमेंट होगा जरूर। ऐसा नहीं लगता जैसे चावल उगाने के लिए ये खेत है? इन पूल्स की सच्चाई इन सारे गैसेस से काफी बेहतर है। ये टेक्निकलर पूल्स जिस चीज से भरे हैं उसने पूरी मानवता को एक बड़ा उपहार दिया है। पर इन्हें किस चीज के लिए यूज किया जाता है और कैसे ये फायरवर्क्स, जॉर्ज वॉशिंगटन, साबुन, ग्लास, गैटोरेड, गन पाउडर और एक फेमस साइंटिस्ट हम्फ्री डेवी दुनिया के हर दूसरे शख्स और ढेर सारे पैसों से कनेक्टेड है। इस चीज की शुरुआत होगी एक घड़े और हार्डवुड को जलाने से। ये एक 1500 साल पुरानी रेसिपी है। कुछ हार्डवुड लीजिए और उसे जला दीजिए। हीट के लिए नहीं, राख के लिए। राख को एक घड़े में रखिए और उसमें पानी मिलाइए। अब वैसे तो इसमें कई सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं, पर मुद्दे की बात यह है कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो पानी में घुल जाता है। तो अब सॉलिड पार्ट्स को अलग कीजिए। उसके पास एक चिपचिपा फ्लूइड रह जाएगा। उसे एक पैन में डालकर उसके पानी को धूप में इवेपोरेट होने दीजिए। ऐसा करने पर आपको अंत में एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस मिलेगा। इतनी मेहनत इसके लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है जिसे हम इंसान काफी सदियों से बनाते आ रहे हैं और इसीलिए इसे पॉट ऐश कहते हैं, क्योंकि घड़े के राख से बनने वाला केमिकल है ये। 1807 में ब्रिटिश साइंटिस्ट हम्फ्री डेवी के हाथों थोड़ा सा पॉट ऐश लग जाता है और वो इसमें इलेक्ट्रोड्स डालकर इन्हें बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ऐसा करते ही वहां मेटल के छोटे छोटे गोले बनने लगते हैं और जैसे ही उनमें आग लगती है वो धमाका कर देते हैं। हम्फ्री डेवी एक नए एलिमेंट की खोज कर लेते हैं और क्योंकि ये सब पॉट ऐश से हुआ था तो इसका नाम रखते हैं पोटैशियम, पोटेशियम। यस, यहीं से उस एलिमेंट का नाम पोटेशियम रखा गया और वो आया पॉट ऐश से। जब भी पोटेशियम का जिक्र होता है तो आपके दिमाग में जरूर बनाना या गैटोरेड आता होगा, जो सही भी है क्योंकि ये फूड आइटम्स पोटेशियम से भरे हुए हैं। पर ये प्योर पोटेशियम नहीं है। ये है एक टुकड़ा जो कि है प्योर पोटेशियम। ये एक मेटल है पर मैं इसे मोड़ सकता हूँ। इसे लैब में ही बनाया जा सकता था क्योंकि ये काफी ज्यादा रिएक्टिव है। ये किसी भी चीज से रिएक्ट कर सकता है। ये अभी तक ऑयल में रखा हुआ था जिससे ये एटमॉस्फेयर के वाटर से रिएक्ट ना कर सके। ये हद से ज्यादा रिएक्टिव है। कितना रिएक्टिव है यही दिखाने के लिए मैं इसे डालूंगा पानी में। मैं इससे थोड़ा वजन लटका देता हूं जिससे ये टुकड़ा बस ऊपर न रह जाए और नीचे तले तक चला जाए। 3, 2, 1, वो ये मुझे नहीं लगा था इतना बड़ा धमाका होगा। मजा आ गया। ऑब्वियसली मैंने ये डेमो पहले देखा था पर इतना बड़ा धमाका कभी नहीं देखा। आई थिंक इतना बड़ा धमाका पोटेशियम को नीचे तले तक पहुंचाने की वजह से हुआ।
पोटेशियम पानी से रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसके साथ बहुत ही ज्यादा हीट भी रिलीज होती है। जैसे ही एटमॉस्फेयर में हॉट हाइड्रोजन रिलीज होती है वो तुरंत आग पकड़ लेती है। पोटेशियम इतना रिएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो इजीली रिमूव हो जाता है। इसीलिए नेचर में हमें प्योर पोटेशियम कम ही मिलता है। अब पोटैश एक्चुअली वो केमिकल सब्सटेंस था, वो राख वाला, जो केमिकली पोटेशियम कार्बोनेट है। पर अब पोटैश कई पोटेशियम कंटेनिंग केमिकल्स का एक कॉमन नेम बन गया है। जो पोटैश डेवी ने यूज किया था वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था। और अभी डेवी की कहानी खत्म नहीं हुई, वो अभी वापस आएंगे। पर पोटैश इंसानों के लिए इतना जरूरी क्यों है? पोटैश की नगरी के आ गए। ओके, तो ये है बेकन ग्रीस। सदियों से इसे सोप बनाने के लिए यूज किया जाता था। कुछ एनिमल फैट लीजिए और उसमें थोड़ा पोटैश मिलाइए और ये लीजिए, केमिकल रिएक्शन के बाद बन गया आपका एंशिएंट साबुन। जरा देखिए कितना मस्त लग रहा है ना? जरा देखिए तो कितने मस्त झाग बन रहे हैं। काम की चीज बनाई हमने। पोटैश सोप काम कर गया। पोटैश ग्लास बनाने के लिए भी यूज किया जाता था। ग्लास मेनली सैंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बनते हैं, पर उसमें थोड़ा सा पोटेशियम ऐड कीजिए और उसका मेल्टिंग पॉइंट गिर जाएगा। इससे ग्लास कम ब्रिटल बनते थे और पुराने जमाने के फर्नेसेस में काम करना इजी हो जाता था। अब अगर आप पोटैश सॉल्यूशन लें और उसमें बैड गुआनो या खाद मिला दें तो एक अलग ही पोटेशियम कंपाउंड पोटेशियम नाइट्रेट या सॉल्ट पेपर के क्रिस्टल्स बनेंगे, जो गन पाउडर और पटाखों का कोर इंग्रेडिएंट होते हैं। तैयार रहिएगा और ये मजेदार था। पोटैश से बना सॉल्ट पेपर उन गन्स और कैनन्स में गया जिनसे पूरे यूरोप, एशिया और अमेरिकन रेवोल्यूशन में बैटल्स लड़े गए। (1788) में सिर्फ मैसाचुसेट्स में ही पोटैश के 250 प्लांट्स थे। ऐसी जगह जहां लकड़ी को बड़ी मात्रा में जलाया जाता था सिर्फ उसकी राख के लिए। 1790 में बनी यूएस गवर्नमेंट अपना पहला पेटेंट फाइल करती है और जो पोटैश को बेहतर तरीके से बनाने के ऊपर था। पेटेंट ऑफिस में अब तक 1 करोड़ पेटेंट्स फाइल किए जा चुके हैं, जिनमें से सबसे पहला पोटैश से रिलेटेड ये था। पेटेंट 31 जुलाई 1790 को साइन किया गया था और सिग्नेचर को ध्यान से देखिएगा, ये खुद प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन का सिग्नेचर है। इसी से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि पोटैश कितना इंपॉर्टेंट है। अब उस समय पोटैश की डिमांड ही इतनी ज्यादा थी कि पूरे यूरोप और ईस्टर्न यूएस के जंगल साफ हो गए थे। सैडली उस समय थोड़ा सा भी पोटेशियम बनाने के लिए बहुत ज्यादा लकड़ी लगती थी। पर फिर 1861 जर्मनी में कुछ लोग एक दूसरे सोर्स से पोटेशियम बनाने लगे। उन्हें ये किसी पेड़ या किसी जानवर में नहीं मिला, बल्कि एक पत्थर में मिला। ये है पोटेशियम क्लोराइड अपनी प्राकृतिक मिनरल फॉर्म में। अब इसका नाम भी पोटैश पड़ गया, जबकि पोटैश नाम ओरिजिनली उस राख से बनने वाले पोटेशियम क्लोराइड का रखा गया था। इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पोटेशियम सप्लाई में जर्मनी की मोनोपोली हो गई। उनके पास इतना ज्यादा पोटेशियम हो गया था कि वो अब बाहर बेचने लगे थे। उन्होंने इससे कई एक्सपेरिमेंट्स भी किए, जैसे इसे खेतों पर डाला और पोटेशियम एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर साबित हुआ, क्योंकि पोटेशियम नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ मिलकर फसल को और बड़ा और ड्रॉट रेजिस्टेंट बनाने में मदद करता है। पर इसका एक नुकसान भी हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 से ठीक 4 साल पहले जर्मनी पूरी दुनिया के लिए पोटेशियम एक्सपोर्ट करना बंद कर देता है। जंग से पहले ये वॉर पूरी दुनिया में पोटेशियम की किल्लत कर देता है, जिससे कई देश अपनी बढ़ती आबादी का पेट भर रहे थे। अमेरिका तो पोटेशियम के लिए इतना डेस्परेट हो गया था कि 1911 में कांग्रेस डोमेस्टिक सोर्सेज ढूंढने के लिए मनी कलेक्ट कर देती है।
कुछ नई साइट्स निकल के आती हैं। सीरियल्स लेक कैलिफोर्निया, कार्ल्सबैड न्यू मैक्सिको और मोआब उताह जैसी जगहें पोटाश की खदानें बन जाती हैं। पर पोटैश वाले रॉक्स सरफेस पर नहीं मिलते थे, वो बहुत अंडरग्राउंड होते थे। इसीलिए पोटैश को माइन करके बाहर निकाला जाता था। पर यहां ये पूल कैसे आए? मैं एक मॉब गाइड माइक कोरोनेला से मिलने जा रहा हूं, जो इस जगह की हिस्ट्री जानते थे। तो जिस लेयर में पोटाश पाया जाता है उसे पैराडॉक्स लेयर कहते हैं, जो यहाँ एक इनलैंड ओशन से बना था। पानी आता, फिर सूखा पड़ता, फिर पानी आता, फिर सूखा पड़ता। इस तरह से ये चलता रहता। पानी तो उड़ जाता था, पर पीछे कई सारे सॉल्ट्स और इवेपोरेटर्स जैसे पोटाश छोड़ जाता था। जमीन में जो सॉल्ट्स होते हैं वो बिल्कुल पानी में एयर बबल्स की तरह होते हैं। वो ऊपर आना चाहते हैं, वो लिटरली जमीन को पुश करते हैं ऊपर आने के लिए। ये लोग उसे कोल की तरह ही अंडरग्राउंड माइन करते थे। उसे गुफाओं से खोद के, खरोच के और फिर रेल में भर करके बाहर सरफेस पर निकालते। पर सॉल्ट ऑयल और गैस को भी ट्रैप कर लेता है, और इस एरिया में ऑयल और गैस है। जहां तक मुझे याद है 1963 में जब वो पोटाश माइन कर रहे थे तो गलती से उन्होंने गैस पॉकेट पर हिट कर दिया। एक बड़ा धमाका हुआ और कई जाने गई इसमें। ये भयानक हादसा 27 अगस्त 1963 को दोपहर 4:40 पर हुआ था। इसमें 18 लोग मारे गए थे। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना था कि यह धमाका किसी स्पार्क या फ्लेम से कंबस्टिबल गैस के जलने की वजह से हुआ था। पुराने जमाने में माइनिंग करने वालों के इलेक्ट्रिकल टूल्स नेचुरल गैस में आग लगा सकते थे, जिससे धमाका हो सकता था। पर इसके सॉल्यूशन का आविष्कार भी हो गया था, एक इंजीनियस लैंप। ये तारों का जाल तुरंत हीट को खत्म कर देता है, जिससे इसके बाहर किसी भी तरह की आग न लग सके। इसे इसका नाम डेवी लैंप इसके इन्वेंटर और पोटेशियम के खोजकर्ता सर हम्फ्री डेवी से मिला है। डेवी लैंप्स के बिना कैंडल से माइन के अंदर मीथेन में आग लग सकती है। अगर मीथेन पूरे माइन में फैली हुई है, उसमें आग लग जाती है, तो उसका अंजाम कुछ ऐसा होगा। चलो गाइस, आप शुरू कर दीजिए। 3, 2, 1। वाओ, काफी तेज था ये। क्या मैं ये वापस देख सकता हूं? ये फुटेज 100 फ्रेम्स पर सेकंड पर रिकॉर्ड की गई है। चिंगारी पहले यहां नीचे लगी, फिर जैसे ही चिंगारी ने आग पकड़ी, पूरी गैस जलना शुरू हो गई। जैसे ही गैस जली, वैसे ही हीट बनने लगी। हीट की वजह से गैस एक्सपैंड हुई और बहुत तेजी से पूरे माइन के कोनों में घूमने लगी, जब तक वो बिल्कुल बाहर टॉप तक नहीं पहुंच गई। अब गुफा से उल्टा अगर ये बाहर आ भी जाए और आग लग जाए तो वो बुझ जाएगी। बाहर की गैसेस अंदर आकर आग को कंट्रोल कर लेंगी। पर गुफा में बस मीथेन ही होगी, और जैसे ही उसमें एक चिंगारी लगी नहीं कि पूरी जगह खंडहर बन जाएगी। माइनिंग दुनिया के सबसे खतरनाक कामों में से एक है, इसीलिए अगर आपकी जान पर नहीं बनी है तो इससे दूर रहिए। उस भयानक जानलेवा हादसे के 1 साल बाद एक सस्कैचुअन कनाडा बेस्ड कंपनी ने पोटाश माइन करने का एक सेफ तरीका ढूंढने की ठान ली। उन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि उन्होंने कोलोराडो रिवर से पानी खींचकर वहां जमीन के अंदर 3900 फीट नीचे डालना शुरू कर दिया, जहां पे पोटेशियम डिपॉजिट्स जमे हुए थे। ये पानी वहां नीचे गया, पोटेशियम सॉल्ट इसमें घुल गया और एक ब्राइनी जैसा सॉल्यूशन बन गया, जिसे फिर पंप्स की मदद से ऊपर सरफेस तक लाकर इन तालाबों में पूरी तरह से भरा गया। यहां पानी इवेपोरेट होकर उड़ जाता है और आपके पास पोटेशियम सॉल्ट बच जाता है जो आपको चाहिए। एक तरीके से देखें तो यहाँ पानी के मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे माइनर्स की तरह एक्ट करते हैं और पोटेशियम को ऊपर खींच कर लाते हैं। इन्हीं को ढूंढते हुए हम यहाँ आए थे। दोस्त, ये ड्रोन तो काफी बढ़िया है यार। आपको लगता है इसे मैं सही चला पाऊंगा? वेल, मैं सोच रहा था हम दोनों इसे एक साथ चलाएं। ठीक है,
तो मैं इसे उड़ाऊंगा और आपके पास कैमरा है इसे कंट्रोल करने के लिए। गूगल अर्थ से तो काफी ऊपर से नजारा दिखता है, इतनी दूर से गैस कर पाना काफी मुश्किल है। पर यहाँ खुद आकर आपको अंदाजा लग ही जाता है कि आखिर इन पॉन्ड्स का काम क्या है। यहाँ गर्मी से झुलसता उटाह डेजर्ट है, गर्म हवाएं हैं, ये इवेपोरेशन पॉन्ड्स हैं। यहाँ पानी को इवेपोरेट कर कर सॉल्ट्स तक पोटाश पहुंचाया जा रहा है जो इस पानी में घुला हुआ है। और ये पॉन्ड्स ऊपर से देखने पर कितने अच्छे लगते हैं। यहाँ 400 एकड़ के एरिया में फैली हुई टोटल 23 पॉन्ड्स हैं और एक को ही सूखने में महीनों लग जाते हैं। यहाँ पैराडॉक्स बेसिन अलोन में ही लगभग 2 बिलियन टन पोटाश है। $330 पर मैट्रिक टन की एवरेज प्राइस भी लें तो इन लेक्स में इतना पोटेशियम है जिससे अरबों रुपए बन जाएंगे। इन पॉन्ड्स का कलर समय के साथ बदलता रहता है। एक नई बनी पॉन्ड का कलर डीप ब्लू जैसा होता है, पर जैसे ही इवेपोरेशन होने लगता है कलर चेंज होता है और हमें सी फोम ग्रीन कलर की पॉन्ड्स मिलती हैं। उसके बाद टैन जैसा कलर आने लगता है और लास्ट में सारा पानी सूख जाता है, तब ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बचता है, यही पोटाश है। फिर ये लोग इसे व्हीकल में भर के ले जाते हैं। पर अगर पोटाश क्रिस्टल्स व्हाइट होते हैं तो फिर इन पॉन्ड्स का कलर ब्लू क्यों दिखता है? इसका जवाब इसके अंदर है, ये है कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स दिख रहे हैं ना, अगर मैं इन्हें पानी में डालूंगा तो ये घुल जाएंगे और पानी नीला हो जाएगा। कॉपर सल्फेट पानी में इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि ये पॉन्ड में एल्गी और अनवांटेड माइक्रोब्स को पनपने नहीं देता है। और ये डार्क ब्लू कलर ही है जो सन से ज्यादा लाइट, ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, जिससे इवेपोरेशन और तेजी से होता है। फिर अगर आप गौर करें तो फर्टिलाइजर आज दुनिया की आधी आबादी का पेट भरते हैं। हर व्यक्ति उनका आभारी है और पोटाश और बाकी के मिनरल्स को माइन करने के तरीकों का भी, क्योंकि ये हमारे खाने की ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। पर खाने की एफिशिएंसी बढ़ाने का बस यही मतलब नहीं है कि इस ग्रह पर और लोग रह पाएंगे। इसका मतलब ये भी है कि वो लाइफ में और तरीके एक्सप्लोर कर पाएंगे। जब एग्रीकल्चर की शुरुआत नहीं हुई थी, उससे पहले हमारे पूर्वज दिन भर बस खाना खोजने में बिता दिया करते थे। पर जैसे ही हमने खुद से खेती करना सीखा और अब हम जब इसे इतने एफिशिएंटली तरीके से कर पाते हैं, तो अब तो पूरा गेम बदल गया है। अब हमारे पास काफी सारा समय बचता है और भी यूजफुल चीजें करने के लिए। अब हम आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, स्पोर्ट्स पीपल या साइंस कम्युनिकेटर बन सकते हैं। तो पोटेशियम खुद इररिप्लेसेबल है, इसने हमारी दुनिया को बनाया है आज जो ऐसी दिखती है। और यही लेना देना है इन पॉन्ड्स का जॉर्ज वॉशिंगटन से, गैटोरेड से, फायरवर्क से, हम्फ्री डेवी से, इस पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव से, अमीरों से, और ये गन पाउडर से, और सोप से, और ग्लास से भी। इन सब की शुरुआत हुई सदियों पहले उस घड़े में रखी राख से जिसमें पानी भी था।